हीम सिंथेसिस जो है वो सारे टिश्यूज़ में होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ही लीवर और बोन मैरो के अंदर होती है। तो जो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है वो माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। सबसे पहले क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, फिर साइटोप्लाज्म में, फिर दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाएगी। ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, जो रिएक्टेंट्स चाहिए वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम में ग्लाइसिन और Fe2+। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन एंजाइम है वो है एला सिंथेज। रेट लिमिटिंग एंजाइम भी होता है और एंजाइम फॉर रेगुलेशन भी होगा। सबसे पहले क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सक्सिनाइल कोएंजाइम में ग्लाइसिन के साथ मिलकर के डेल्टा अमाइनो लिवुलिनिक एसिड या फिर ALA बनाएगा, इसके लिए एंजाइम लगेगा ALA सिंथेज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये ALA जो बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा और अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल साथ, मतलब कि 2 ALA मॉलिक्यूल साथ में मिलकर के पॉर्फोबिलिनोजन बनाएंगे, PBG। इसके लिए एंजाइम लगेगा एला डिहाइड्रेटेज। एला डिहाइड्रेटेज के लिए जो को फैक्टर होता है वो होता है जिंक। उसके बाद पॉर्फोबिलिनोजन जो बना है, ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स मिलकर के साथ में बनाएंगे HMB, माने कि हाइड्रोक्सिल मिथाइल बिलेन। इसके लिए एंजाइम लगेगा PBG डीएमिनेज या फिर HMB सिंथेज या फिर यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेज। उसके बाद जो HMB बना है वो स्पॉन्टेनियसली चेंज हो सकता है यूरोपोरफायरिनोजन 1 में, जिसका रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं लगेगा इस प्रोसेस में। ठीक है, इसलिए हमने पिछले प्रोसेस के जो एंजाइम था उसका नाम यूरोपोरफाइनोजन 1 सिंथेज भी दिया था, क्योंकि ये HMB आगे जा कर के बिना एंजाइम के यूरोपोरफाइनोजन 1 बना सकता है, लेकिन ये दूसरे पाथ में भी शिफ्ट हो सकता है, जिसके अंदर अगर एंजाइम यूरोपोरफाइनोजन 3 सिंथेज मिल जाए तो ये चेंज हो जाएगा। कौन, HMB जो है वो चेंज हो जाएगा यूरोपोरफाइनोजन 3 में। यूरोपोरफाइनोजन 3 जो है वो कॉप्रोपोरफाइरिनोजन 3 में चेंज होगा। उसके लिए एंजाइम लगेगा यूरोपोरफाइरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। क्यों, क्योंकि इसमें से एक CO2 बाहर निकलता है प्रोसेस में से, इसलिए डीकार्बोक्सिलिक एंजाइम। कौन, यूरोपोरफाइरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। कॉप्रोपोरफाइरिनोजन 3 दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा और वो चेंज होगा प्रोटोपोरफाइरिनोजन 3 में। उसके लिए एंजाइम लगेगा कॉप्रोपोरफाइरिनोजन 3 ऑक्सीडेज। प्रोटोपोरफाइरिनोजन 3 जो है वो प्रोटोपोरफायरिन 3 में चेंज होगा, उसके लिए एंजाइम लगेगा प्रोटोपोरफाइरिनोजन 3 ऑक्सीडेज। प्रोटोपोरफायरिन 3 जो है हीम में चेंज होगा फाइनली, जिसके लिए जो लास्ट एंजाइम्स लगेंगे वो होंगे फेरोचैलेटेज। उसका ये दूसरा नाम है हीम सिंथेज। हीम फिर जो है बना है, ये प्रोटीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट्स हैं उनके साथ मिल करके ये बनाएगा हीम प्रोटीन्स, जो कि हीम प्रोटीन्स बनाएगा, जो कि होते हैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम P450, कैटालेज, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज जो ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म का एक प्रोटीन है, और बहुत सारे। ठीक है, अब क्या है, जो हीम बनता है ना, ये जो है नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करता है एला सिंथेज के लिए। जो फर्स्ट एंजाइम हमारा था अमाइनो लिवुलिनिक एसिड सिंथेज जो था, उसके लिए नेगेटिव रेगुलेशन करता है। मतलब कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से हीम मौजूद है तो नहीं होगा ये प्रोसेस, लेकिन जैसे जैसे हीम का यूटिलाइजेशन होता रहेगा, वो बाहर निकलता रहेगा, तो नेगेटिव फीडबैक हट जाएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, एला सिंथेज अपनी कंटिन्यू करेगा एक्टिविटी। अब पॉरफायरिया क्या होता है कि जो डिफेक्ट्स होते हैं ना ये मेटाबॉलिज्म के अंदर, जिसकी वजह से एक्यूमुलेट होते हैं इसके जो इंटरमीडिएट्स, तो उसको पॉरफायरिया बोलते हैं। पॉरफायरिया बहुत तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम विच इज़ इनहिबिटेड। तो सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर 8 एंजाइम्स होते हैं, जो अलग अलग 8 स्टेप में 8 एंजाइम यूज़ होते हैं। सबसे पहले स्टेप में एला सिंथेज है। अगर एला सिंथेज की डेफिशिएंसी होगी तो सिंपल अनीमिया होगा। RBC है उसके लिए हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, सिंपल एनीमिया होगा। और इसके जो जैसे जो रिएक्टेंट्स बचे हैं, जैसे सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन है, ये डिफरेंट पाथवे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इसलिए ये एक्यूमुलेट भी नहीं होंगे, तो सिंपल अनीमिया होगा। अगर दूसरा एंजाइम यानी एला डिहाइड्रेटेज की डेफिशिएंसी होगी तो सिंपल एला डिहाइड्रेटेज डेफिशिएंसी ही बोलेंगे उसको। और एला डिहाइड्रेटेज की डेफिशिएंसी एक और तरीके से हो सकती है कि इसका जो कोफैक्टर था वो जिंक था। ठीक है, इसलिए अगर बॉडी में लेड की टॉक्सिसिटी होगी तो वो एला डिहाइड्रेटेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, उससे भी एला डिहाइड्रेटेज डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे। उसके बाद जो तीसरा एंजाइम था उसको बोलते PBG डीएमिनेज HMB सिंथेज या यूरोपोरफायरिनोजन 1 सिंथेज। उसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमें होता है एक्यूट इंटरमिटेंट पॉरफायरिया। एक्यूट इंटरमिटेंट पॉरफायरिया। अब जो पॉरफायरिया है उसके 3 होते हैं साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले होता है फोटोसेंसिटिविटी, दूसरा एब्डोमिनल पेन जो कि लीवर की वजह से होता है, और तीसरा होता है न्यूरोसाइकेट्रिक कंप्लेन। ठीक है, अब जो ये फोटोसेंसिटिविटी होती है ना, ये पॉरफायरिन्स कंपाउंड्स की वजह से होती है। पॉरफायरिन्स कंपाउंड में रिंग स्ट्रक्चर होता है,
अब ये रिंग स्ट्रक्चर जैसे आगे जो बना था यूरोपोरफाइन 1, इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं इसके। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ कि ये कंपाउंड से बने नहीं, पहले ही रुक गया, तो इसलिए इसमें एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में फोटोसेंसिटिविटी नहीं होती है। उसके बाद अगला एंजाइम है यूरोपोरफाइरिन 3 सिंथेसिस की कमी से होता है कॉन्जेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। कॉन्जेनाइटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, ठीक है। अब ये एरिथ्रोपोइटिक है, मतलब बोन मैरो के लिए है, तो इसलिए लीवर का कोई रोल लिया है, इसलिए इसमें एब्डोमिनल पेन नहीं होगा। अब अगला एंजाइम है यूरोपोरफाइरिन डीकार्बोक्सिलेज। इसकी कमी की वजह से होता है पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। अब नेक्स्ट एंजाइम कॉप्रोपोरफायरिन 3 ऑक्सीडेज। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है हेरिडिटरी कॉप्रोपोरफायरिया। प्रोटोपोरफायरिन 3 ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है वेरीगेट पोरफायरिया। एंड लास्ट हीम सिंथेज या फिर फेरोचैलिटेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है प्रोटोपोरफायरिया। जो प्रोटोपोरफायरिया के सिम्टम्स जो है एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया के जैसे होते हैं, इसलिए इसमें भी एब्डोमिनल पेन नहीं होता है।